नमस्कार मित्रों, आज हम लोग मेंस के साथ साथ प्री के उस पर चर्चा करेंगे। हमारा प्रश्न है कि भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 एक ऐसे रेलगाड़ी की तरह था जिसमें इंजन तो था नहीं, बल्कि जगह जगह पर ब्रेक लगे हुए थे। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थात 1935 से किस तरह से प्री में क्वेश्चन आते हैं, कैसे मेंस में आते हैं, हमें क्या लिखना रहेगा, उस पे हम चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। 1935 भारत शासन अधिनियम 1935, इसको लाने से पहले 1919 में हमने क्या किया था, ये निश्चय किया था कि हर 10 साल बाद हम एक आयोग का गठन करेंगे। लेकिन 10 वर्ष के पूर्व ही साइमन कमीशन 1927 में गठित किया गया। नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब से क्या हुआ कि भारत सरकार अपनी स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिससे ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर 1935 का अधिनियम लाना पड़ा, क्योंकि इसके द्वारा कुछ चीज़ें प्रतिबंध लगाई जा सके, कुछ चीज़ों पे गवर्नर जनरल को ज़्यादा शक्ति दी जा सके। इसलिए 1935 के अधिनियम में एक बहुत बड़ा विशाल, जिसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग है। अब इतने बड़े संविधान, इतने बड़े जो है 1935 के दस्तावेज में इन सब चीज़ों के लिए गठित किया गया था। हालांकि इसमें भारतीयों का योगदान नहीं था। इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें नंबर 1, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें अभी हमने चर्चा किया कि 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग। ये जो है केंद्र और राज्य, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासत और चीफ कमिश्नरी के लोग इसमें सम्मिलित थे। अखिल भारतीय में इसमें ब्रिटिश प्रांत के लोग तो शामिल होना चाहते थे, लेकिन देसी रियासत इससे दूर था। यानी इसमें जो है, इसमें आपस में इनको जो है 50% राज्य जो है इसके पक्ष में नहीं थे, जिसके कारण जो है इसी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये अनेक ब्रेकों रहित, यानी इंजन रहित रेलगाड़ी है। यानी इसमें एक ऐसा है जिसमें जो है इस रेलगाड़ी में इंजन नहीं है और इसमें जगह जगह पे ब्रेक लगे हुए। इस तरह से इसको किया। इसमें जो है 50% की जो मैंने चर्चा किया, उससे ये ऐसा होता है कि पूर्णतया सबकी भागीदारी न थी। नंबर 2, इसके द्वारा अभी तक प्रांतों में द्वैध शासन लागू था। क्वेश्चन आता है प्री में कि कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू था, तब आप 1919 कहते हैं। लेकिन जब आपसे कहा जाएगा
कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। तब आप कहोगे कि 1935 अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। यानी अब जो है प्रांतीय स्वायत्तता को लाया गया, प्रांतीय स्वायत्तता। नंबर 3, केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन, अब इससे आपको याद होगा, याद भी रखना कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। कहने का मतलब यह है कि संघीय विधायिका, संघीय कार्यपालिका और संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। आप जानते हैं कि संघीय न्यायपालिका की स्थापना यानी संघीय न्यायालय कोर्ट, फेडरल कोर्ट की स्थापना, किसकी? फेडरल कोर्ट की स्थापना। नाम सुना होगा आपने, कई बार क्वेश्चन आया है प्री में। कहा जाता है कि फेडरल कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो याद रखना 1935 अधिनियम के द्वारा, इसी अधिनियम के द्वारा पूछा जाता है कि फेडरल कोर्ट की स्थापना किस सन में की गई। तो आप बताएंगे कि इसको जो है 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। (1937) में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, याद रहेगा। दूसरा क्वेश्चन इस पे प्री में भी पूछा जाता है कि फेडरल यानी संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तब आप बताओगे कि मॉरिस गोवियर। फिर पूछा जा सकता है कि इसके अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो H.J. कानिया, H.J. कानिया यानी हीरालाल जे कानिया, इसके अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, जिसकी अंतिम सुनवाई प्रिवी काउंसिल ऑफ लंदन में होती थी। याद रखना चाहिए कि आज आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए जो अंतिम सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में ही होती है, लेकिन तब जो ये सुप्रीम कोर्ट की तरह था उसकी अंतिम सुनवाई के लिए भारतीयों को लंदन में जाना पड़ता था, प्रिवी काउंसिल लंदन में, और वहाँ पे अंग्रेज जज होते थे जो बिल्कुल 100% आप जानते हैं कि वो भारतीयों के पक्ष में निर्णय करने वाले नहीं थे। और क्या इसमें किया गया? इस अधिनियम के द्वारा 1937 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। दो चीजें बिल्कुल याद रखना है कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना ये 1937 में, राज्य लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्य के लिए, और साथ में कुछ ऐसे राज्य थे जो छोटे थे, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। क्वेश्चन भी आता है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई, किस अधिनियम के द्वारा? तब 1935 में के अधिनियम के द्वारा। तो इस तरह से इसकी स्थापना ये जो है आपके 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका उल्लेख है। केंद्र में द्विसदनात्मक आप जान गए, ये जान गए। अगला पॉइंट है
कि 1935 के अधिनियम के द्वारा मुद्रा एवं साख नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। किसकी? आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना की गई। ये भी बिल्कुल क्लियर रखना। पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई। इसके बाद आपसे पूछा जाता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। किसके आधार पर? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। जो 1909 इससे पहले चर्चा किया जा चुका है कि मुस्लिमों को 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। 1909 में एंग्लो इंडियन को जो है रखा गया। उसी तरह से 1935 के अधिनियम में, यानी 1935 के अधिनियम में दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग, को आरक्षण दी गई सांप्रदायिक आधार पर। बिल्कुल याद रखना कि दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को इसके आधार पर आरक्षण दिया गया। ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद बर्मा का आपने नाम सुना होगा। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। अब ये जो बर्मा आपका था वो एक अलग इसी अधिनियम के द्वारा बन गया। सिंध और उड़ीसा का नाम सुना होगा आपने। सिंध और उड़ीसा प्रांत की स्थापना की गई। बिल्कुल याद होना चाहिए कि 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत सरकार से अलग कर दिया गया। सिंध और उड़ीसा की भी स्थापना की गई। तो यहाँ पे आप लोग जो है अभी तक समझ गए कि इस तरह से ये किया गया है। क्या क्या आप लोग समझे कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, केंद्र में द्वैध शासन लागू, और साथ में फेडरल कोर्ट की स्थापना, ये भी हो गया। इस तरह से इन सबको देखा जाए तो 1935 का अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण और अस्थायी स्रोत था। 1935 का अधिनियम जो भारत सरकार की स्थापना के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। क्वेश्चन भी आता है, यह भी कहा जाता है कि भारत का संविधान यानी 1935 का अधिनियम किस तरह से परिसंघीय कहा गया। यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि परिसंघीय, एकात्मक भी आपने सुना होगा, संघात्मक नाम सुना होगा, परिसंघीय सुना होगा। एकात्मक में क्या कहा जाता है कि राज्यों की समझ शक्ति जो केंद्र के पास होती है वही एकात्मक होता है, उसमें जैसे ब्रिटेन। संघात्मक का मतलब क्या होता है? संघात्मक जिसमें स्वतंत्र राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, उसके बाद ये संघ को यानी जो राज्य है वो संघ से अलग नहीं हो सकते। तो इससे जो है संघात्मक संविधान का निर्माण होता है जो लिखित होता है। दूसरी बात, संघात्मक में जो है लिखित के साथ साथ इसमें केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था होती है। केंद्रों की सरकार, राज्यों की सरकार, यानी केंद्रों में द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है। इसमें करों का जो है यानी संघात्मक में करों का विशेष जो है वो रहता है कि केंद्र अपना कर असूले, राज्य भी असूले, दोनों का रखा जाए। द्विसंघात्मक में क्या रहता है कि इसके द्वारा अनुच्छेद यदि 249 में राज्य सरकार ये अनुमति दे दे
कि राज्य सूची पे कानून केंद्र बनाए तो संसद वहाँ पे जो है कानून बना सकती है। ये है आपके संघात में। परिसंघीय, जिसमें केंद्र के अपेक्षा राज्यों को जो है सहमत मतलब शक्ति ज़्यादा रहती है, लेकिन उनको भी जो है भारत मतलब उसको अलग नहीं। तो इस तरह से कुल मिला के कहा जा सकता है कि भारत का जो ये संविधान है वो परिसंघीय है, संघात्मक है। एकात्मक के साथ साथ परिसंघीय भी है और संघात्मक भी है। तो इसको बिल्कुल आपको बिल्कुल याद रखना है। यहाँ पे एक कथन भी अंत में मैं फिर कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार अधिनियम 1935 एक ऐसे रेलगाड़ी की तरह था जिसमें इंजन तो था ही नहीं बल्कि जगह जगह पर ब्रेक लगे हुए थे। इसी को मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि ये पूर्णतया सड़ा और बेकार है। इस तरह से ये जो है आपके भारत शासन अधिनियम 1935 अस्तित्व में आया। दूसरी पॉइंट ये भी याद रखना है कि जो गवर्नर जनरल थे उनको आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त था। गवर्नर जनरल को आपातकालीन शक्तियों पे विशेष अधिकार प्राप्त था। आपने देखा कि इसी के द्वारा राज्य विधायिका, राज्य कार्यपालिका और राज्य न्यायपालिका की भी स्थापना की गई। जो भी अवशिष्ट शक्तियां थी वो केंद्र सरकार के पास, यानी जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो सीधे गवर्नर जनरल के पास होती थी। ये भी याद रखना है कि गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां मिली हुई थी। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से आप लोग अपने सिलेबस में इस पे 2-3 बार इसको रिवाइज करें, जिससे आपके क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाए। नए जोश के साथ अगले क्लास में नए प्रश्नों के साथ फिर हम आपसे मिलने के लिए हाजिर होंगे। नमस्कार।